खंडों में अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। एक जो गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस देश में या जम्मू कश्मीर में चल रही हैं उसके बारे में चर्चा करना, और हमारे देश की जो परंपरा है उसमें जो सुशासन के सूत्र रहे हैं या दुनिया भर में जिनकी चर्चा होती है उसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करूं। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेज गति से बदल रही है, तो विकसित भारत 2047 में बनाने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। उस समय गुड गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 2047 का जो भारत होगा उसकी गवर्नेंस के बारे में अगर अभी से हम नहीं चेतेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कठिनाई होगी। तो मैं बात शुरू करूं उसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने की आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर योगेश सिंह जी ने अपने पत्र में लिखा था कि यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष और भारत की G20 प्रेसिडेंसी एक ऐतिहासिक अवसर है, और इस मौके पर G20 कनेक्ट लेक्चर्स की श्रृंखला में मैं गुड गवर्नेंस पर अपनी बात रखूं आपके सामने। मुझे जानकर ये प्रसन्नता हुई कि शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट करने और आज के हाई स्पीड वर्ल्ड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करके भविष्य का एक रोड मैप दिल्ली यूनिवर्सिटी बना रही है। गुड गवर्नेंस पर मैं कुछ कहूँ उसके पहले एक छोटी कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत साल पहले अमेरिकन रेल रोड कंपनी के प्रेसिडेंट थे जिम मार्फी। एक दिन अपने सैलून ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक स्टेशन पर उनका सैलून रुका और सैलून से बाहर आए तो उसने देखा कि रेलवे ट्रैक पर कुछ मजदूर पत्थर फेंकने का काम कर रहे थे। एक मजदूर को उन्होंने आवाज़ दी, उसका नाम था देव, और पूछा कैसे हो। तो देव आया, कहा कि मैं ठीक हूँ, हाथ मिलाया। दोनों स्टेशन के कॉफ़ी हाउस में गए। आधे घंटे बाद दोनों बाहर निकले। जिम मार्फी देव से हाथ मिलाकर अपने सैलून में जाकर बैठ गए और चले गए। देव आकर के फिर से पत्थर फेंकने लगा। जो बाकी मजदूर थे देव के पास गए और बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट के दोस्त हो क्या? तो देव ने कहा हाँ, हमारे पुराने दोस्त हैं। तो मजदूरों ने पूछा कि तुम दोनों की दोस्ती कैसी है? कहा कि वो प्रेसिडेंट हैं, तुम मामूली मजदूर हो, ऐसी दोस्ती कहाँ देखी जा सकती है? तो देव ने कहा कि 20 साल पहले हम दोनों मजदूर थे और एक ही साथ मजदूरी करते थे। एक साथ रेलवे ट्रैक पर पत्थर फेंकने का काम हम दोनों करते थे। मजदूरों ने कहा कि फिर जिम मार्फी में कुछ तो विशेष बात होगी कि वह प्रेसिडेंट बन गया, तुम मजदूर रह गए। तो देव ने कहा कि वह रेल रोड के लिए काम करता था और मैं $2 दिन भर की मजदूरी के लिए काम करता था। देव उस फेनोमेनन की तरफ इशारा कर रहा है जिससे पॉलिटिकल साइंस में थॉमस हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ने काफ़ी पॉपुलर बना दिया है। इस थ्योरी के बहुत से इंटरप्रिटेशंस हुए हैं और सबसे जो प्रसिद्ध व्याख्या है वी द पीपल, यानी आम नागरिकों के अधिकार के साथ उनके कर्तव्य की जिम्मेदारी भी, और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी दोनों है। दोनों संस्थाओं के कर्तव्यों का सही निर्वहन, वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सही तरह से संचालन के लिए मैं मानता हूँ ये प्री कंडीशन है। देव अपने $2 के लिए काम करता था और जिम मार्फी उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहा था। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दोनों की गवर्नमेंट से एक ही अपेक्षा थी, गुड गवर्नेंस। हालांकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के संबंध में इसकी परिभाषा डेफिनेशंस भिन्न हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के संदर्भ में गुड गवर्नेंस से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें प्रशासन न केवल नागरिकों के सभी सामान्य आकांक्षाओं को पूरा करता है, बल्कि बिना किसी भेदभाव के पूरे समाज की भलाई को भी बढ़ावा देता है।
इस परिभाषा से हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में कौटिल्य ने भी राज्य में राजा के कर्तव्यों को उल्लेखित करते हुए गुड गवर्नेंस की एक परिभाषा दी थी। और कौटिल्य ने जो कहा था मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा। इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, ही शैल नॉट कंसीडर एज गुड ओनली दैट विच प्लीजेज हिम, but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects। लेकिन ये शासन व्यवस्था का सिर्फ एक हाथ, दूसरा हाथ बराबर नागरिक होता है। एक राष्ट्र सही तरीके से तभी काम कर सकता है जब दोनों हाथों में सामंजस्य हो, पुरुषार्थ हो और दोनों एक लक्ष्य के लिए काम करें। डॉक्टर साहब ने गीता का जिक्र किया, मैं ऋग्वेद का जिक्र करना चाहूँगा। न ही स्थूर्य तुथा यातमस्ति, द कार्ट कैनॉट रीच द डेस्टिनेशन बाई सिंगल व्हील। गंतव्य पर पहुंचने के लिए दोनों पहियों की जरूरत पड़ती है। आज से 22 साल पहले इस देश में इसको लेकर तेज चर्चा हुई। जो लोग शासन व्यवस्था से परिचित थे या उसके बारे में जानते थे, यानी वी द पीपुल, उनका पार्टिसिपेशन शासन की प्रक्रिया में क्यों नहीं हो रहा है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय मुझे भी लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त था। आप में से अनेक लोगों को याद होगा, उस समय संविधान के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था और उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि पता लगाइए कि प्रशासनिक व्यवस्था के मूल आधार यानी नागरिकों की चर्चा क्यों नहीं होती। कमेटी ने जुलाई 2001 में एक कंसल्टेशन पेपर तैयार किया और उन्होंने हैरानी जताई कि 1976 में संविधान में संशोधन द्वारा जिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की व्यवस्था करके नागरिकों को शासन से सीधे जोड़ने के उपाय किए गए थे, वह सिर्फ कानून की किताबों तक ही सिमट कर रह गए और 99% जनता को उसकी जानकारी भी नहीं है। उस समय भारत के जो पूर्व न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र जी ने उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा, which I would like to quote, fundamental duties have remained in the constitution book and have not come out to reach even the class of people who handle the constitution. As a nation building measure, teaching fundamental duties in every educational institution and as a measure of in-service training everywhere was necessary, as these cannot be inculcated in our citizens unless these are brought into their minds and living process through teaching and education, unquote। इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि नागरिकों को इस दिशा में एकजुट करना, जागरूक करना, ये इसका पहला चरण है। मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी नागरिकों को, विशेष रूप से कमजोर और युवा वर्ग को प्रशासन की प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदार बनने का अवसर कैसे मिले। तभी हम जन भागीदारी की भावना से विकास के गति को या डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी कि न ही कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत कर्म कृत कार्यते हृवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। No one can ever exist even for a short while without performing action, because the qualities of nature force everyone to perform action। अमेरिकन राइटर अलेक्जेंडर वॉलकॉट ने कहा था कि आई एम टायर्ड ऑफ पीपल सेइंग दैट डेमोक्रेसी डज नॉट वर्क। ऑफ कोर्स इट डज नॉट वर्क, but it is our responsibility and we the people are supposed to make it work। और इसलिए सुशासन में जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मुझे लगता है इसमें एक सामान्य रूप से देश में या दुनिया में आम सहमति बनी हुई है। जस्टिस लुई ब्रेंडाई ने करीब 100 साल पहले कहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इज दैट ऑफ द प्राइवेट सिटीजन। मैं समझता हूं कि जनता की भागीदारी, उनकी स्वयं की अकाउंटेबिलिटी, ये सुनिश्चित करती है
कि विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों का सही उपयोग हो और शासन व्यवस्था जवाबदेही, जिससे अकाउंटेबिलिटी की बात अभी कुलपति जी कर रहे थे, या ट्रांसपेरेंसी, आम सहमति, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल न्याय संगत समावेशी होने के साथ साथ रूल ऑफ लॉ से चलती हो। और मैं समझता हूँ सुशासन की या गुड गवर्नेंस की ये 8 विशेषताएं भी हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक कमीशन ने की थी। मैं गुड गवर्नेंस के फीचर से संबंधित कुछ अनुभव 1-2 जरूर साझा करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जनता से छिपाना ये गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता है। जनता को हर चीज़ बताई जाए और सही बात बताई जाए तो लोग भरोसा करते हैं, और इसलिए किसी पंचायत में अगर कोई काम हो रहा है तो वहाँ के लोग भी जाने कि साहब इतनी धनराशि स्वीकृति गई, ये काम हो रहा है, और गलत हो रहा है तो जनता के पैसे का ही काम है, तो जनता का भी हक है। अब सामान्य रूप से नागरिक अपने मोबाइल पर, लैपटॉप के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके गांव में कितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कितना काम हुआ है उस पर, कितना पैसा खर्च हुआ है। और मुझे लगता है कि प्रशासन द्वारा खर्च किया गया एक पैसा ये जनता की जानकारी में रहे, जनता का प्राथमिक हक है। और जनता का अगर कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो इसका फीडबैक भी मुझे लगता है प्रशासन को मिलना चाहिए। और फिर प्रशासन का ये दायित्व है कि टाइम बाउंड मैनर में उनकी शिकायतों को कैसे दूर किया जाए। ये दिक्कतें आती हैं कि कुछ ऐसे भी सुझाव आ जाते हैं जो बिल्कुल ही अव्यवहारिक होते हैं, लेकिन वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से। आज मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपेरेंसी से जम्मू कश्मीर का वास्ता लोग ऐसा मानते थे कि है नहीं। आज मैं कह सकता हूं कि देश में कहीं से भी कम ट्रांसपेरेंसी नहीं, ज़्यादा ही होगी जम्मू कश्मीर में। इसकी कोशिश की गई। जनता से जुड़ने के और भी कई कार्यक्रम किए गए हैं। एक वहाँ महाराजा के ज़माने से दरबार मूव की प्रथा थी। वो अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को श्रीनगर से दरबार जम्मू जाता था और अप्रैल के अंतिम शुक्रवार को जम्मू से श्रीनगर जाता था। तारीख 27 अक्टूबर थी। 3-4 दिन पहले उस समय की चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि साहब उस दिन आपको सेक्रेटेरिएट चलना होगा। तो मैं गया तो मैंने देखा कि 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब दरबार मूव हो रहा है। तो 15-17 दिन तो काम का माहौल नहीं रहता था। लगभग 1000 कमरे श्रीनगर में 6 महीने किराए पर लिए जाते थे और लगभग 800 कमरे रेंट पर दिए जाते थे होटल में जम्मू में। तो ये तय हुआ कि भैया अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर आना है तो कोई ट्रक नहीं आनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि ऑनलाइन सर्विसेज देश में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर ही दे रहा है और देश में हम नंबर 1 हैं। मध्य प्रदेश 1.5 महीने पहले तक नंबर 1 था, अब हम लोग मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ चुके हैं। और एक दूसरी बात उसमें मुझे जो जोड़नी है कि ऑटो अपील मोड, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की लगभग 90% सर्विस ऑटो अपील मोड में जम्मू कश्मीर ने कर दिया है। मतलब आप सब समझ रहे होंगे, ऑटो अपील मोड मतलब किसी को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तहसीलदार को देना है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में प्रोविजन है कि 15 दिन में मिलना चाहिए। अगर 15 दिन में नहीं मिलेगा तो 16वें दिन ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके वो एसडीएम के पास चला जाएगा। और जैसे एसडीएम के पास जाएगा तो फाइनेंशियल पेनाल्टी तो तुरंत इम्पोज हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जांच के बाद होगा। तो अफसर के खिलाफ अफसर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेगा। अभी भारत वहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन तनख्वाह से पैसा कट जाएगा, इसकी मुकम्मल व्यवस्था है और कई लोगों की कट गई। तो सामान्य रूप से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो सर्विसेज हैं, मैं कह सकता हूं कि इसके कारण काफ़ी आराम हुआ है लोगों को। तीसरी एक दिक्कत वहाँ थी लैंड रिकॉर्ड की। आप सब एक बड़ा राग दरबारी पढ़ा होगा आप में से अनेक लोगों ने, श्री लाल शुक्ल की। उसमें एक पात्र है लंगड़। लंगड़ मैंने समझ रहे हैं जिसका पैर खराब हो, एक ही पैर खराब था तो उसको लैंड रिकॉर्ड चाहिए था। वो बेचारा रेवेन्यू
ऑफिसेस में दौड़ते दौड़ते लगा कि दूसरा पैर उसका खराब हो जाएगा, तो उसने प्रयास बंद कर दिया। महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो अगर लैंड रिकॉर्ड, मैं मानता हूँ कि महाभारत के समय डिजिटाइज रहा होता, ठीक रहा होता, तो 5 ही गांव का मसला था, महाभारत हुआ ही नहीं होता। वो व्यवस्था जम्मू कश्मीर में थी, वहाँ का पटवारी कलेक्टर से ज़्यादा ताकतवर था। और अब वो पूरी तरह से 100% डिजिटाइज हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये तीनों लैंग्वेजेज में सबको उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस तरह के अनेक, दूसरा रैपिड असेसमेंट सिस्टम में लोगों से फीडबैक भी हम सर्विसेज का लेते हैं, और उस आधार पर उसमें जो जरूरी बदलाव है वो बदलाव भी हम करते हैं, क्योंकि केवल फीडबैक लें और आप उस पर कार्रवाई न करें तो फिर उसका मतलब नहीं रह जाता है। डेवलपमेंट में भी बॉटम अप अप्रोच को अपनाने की कोशिश की गई है, ताकि योजनाएं दफ्तर में नहीं ज़मीन पर तैयार हो सकें। और पंचायती राज व्यवस्था, ये सच है कि देर से वहाँ लागू हुई, वहाँ ये जिला पंचायत या डीडीसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज मैं ये संतोष से कह सकता हूँ कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर किए गए, शायद कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको किसी। अनेक प्रोजेक्ट इससे कारण पूरे हुए हैं। दूसरा गुड गवर्नेंस का एक पहलू है जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में इसी वर्ष जून में उन्होंने किया था, और अभी 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय कुलपतियों और विद्यार्थियों से बातचीत में उसके बारे में विस्तार से बात भी किया। गुड गवर्नेंस के इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए आवश्यक है कि हमारा जो युवा है, खासतौर से स्टूडेंट है, इनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनकी जो ऊर्जा है, इनका जो टैलेंट है, उसका सही उपयोग गवर्नेंस में हो। और मैं समझता हूँ कि शायद, मुझे जहाँ तक याद है, ये पहली बार प्रयास इस देश में प्रधानमंत्री जी के कारण शुरू हुआ है, और निश्चित रूप से विकसित भारत की यात्रा में इन सुझावों का बड़ा ही महत्व होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। With focus on our collective goal of Viksit Bharat, we have to ensure our youth are equipped with skills, confidence, and optimism to turn every new opportunity into growth. Change is the only constant, and everyone has to contribute, keeping in mind the increasing role of technology in governance and their collective strength for growth in every major sector. Everyone knows that artificial intelligence and new tools are being integrated across all the sectors, and it is modifying the old concepts in both policy making and implementation. 2Ds, data and dialogue, and 2S, speed and scale, will play a crucial role in empowering people, innovations, sustainable economy, and good governance. यहाँ अनेक विद्यार्थी हैं, युवा साथी हैं, इसलिए विशेष रूप से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि गुड गवर्नेंस का अर्थ समाज का एक नया यात्रा पथ है, जिसका एकमात्र लक्ष्य समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस यात्रा पथ में भविष्य के अनप्रेडिक्टेबल चेंजेज से तारतम्य बैठाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के एडवांटेज को हार्नेस करना, इसी से समाज की ताकत बढ़ेगी, और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आज सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के सामने मैं मानता हूँ कि 4 मुख्य सवाल हैं। 1, डू दे हैव द राइट रिसोर्सेज? सेकेंड, डू दे हैव द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड? थर्ड, डू दे फैसिलिटेट एंड मेंटर यूथ beyond classrooms? And fourth, do they have cross-sectoral approach? और इन चारों सवालों पर मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन और स्किलिंग के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसने आइडियाज़ के इंक्यूबेशन के लिए बाकी विश्वविद्यालयों को भी प्रेरित किया है। मैं इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ। हमारे देश में 1113 यूनिवर्सिटीज़ हैं,
43,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन की एबिलिटी को टैप करके और इन टूल्स के माध्यम से compete, कनेक्ट एंड कोलैबोरेट, ये मुझे लगता है कि हमें देखने की ज़रूरत है आगे। और जब हमारा देश सोने की चिड़िया था तो मुझे लगता है कि इसलिए सोने की चिड़िया हम नहीं थे कि हमारे पास माइंस बहुत थी गोल्ड की। हमारे जो शिक्षण संस्थान थे, मुझे लगता है कि नॉलेज इकॉनमी की बात जो होती है, इसके कारण हम सोने की चिड़िया थे। मैं केवल 2 उदाहरण रख करके बात आगे बढ़ूंगा। इतिहास के अनेक विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। सिकंदर और पोरस की दोस्ती का राज आप में से अनेक लोगों को पता होगा। सिकंदर जब युद्ध करने आता है तो युद्ध के पहले उसने कुछ गुप्तचर भेजे थे। गुप्तचर गए और मगध की सेना के बारे में जानकारी किया और आकर के सिकंदर को बताते हैं कि साहब, जिस मगध की सेना से आप लड़ने जा रहे हैं, उनके जो सैनिक हैं इतने उत्साह में हैं कि लाखों की संख्या में तलवार लेकर के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हजारों हाथी और घोड़े पर सवार सैनिक युद्ध के लिए तत्पर है। तो सिकंदर के ने पैर वापस कर लिए, वापस जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट हुई पुर्राज से, पोरस से, और एक अमूल्य उपहार पोरस ने सिकंदर को दिया। इग्नॉट स्टील, जो हिंदुस्तान में ही बनता था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्टील, जिससे सबसे बेहतरीन तलवार बनती थी। ये उनकी दोस्ती का राज। तो इन शिक्षण संस्थाओं के कारण हम बेहतर प्रोडक्ट बनाते थे। और दूसरी घटना का मैं जिक्र करूंगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर आइजैक न्यूटन भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, विज्ञान के पास नेविगेशन का कोई समाधान नहीं है। और जिस दिन सर आइजैक न्यूटन भाषण दे रहे हैं, उसके कई साल पहले भारत के पानी के जहाज, हमारे नाविक, सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे सक्रोता एक द्वीप है, वहाँ जाइए, अभी भी पाली और संस्कृत में लिखे हुए वाक्य आपको मिल जाएंगे। लागर्थिन के आधार पर ऐसे यंत्र इस देश में बने थे कि हमारे नाविक दिशा तय करके सुदूर चले जाते थे। तो इन शिक्षण संस्थाओं के कारण दुनिया की जीडीपी में 25% हमारा शेयर था। तो इन इंस्टीट्यूशंस के कारण था। और मुझे लगता है कि 11 दिसंबर को जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया, मुझे लगता है कि उस दिशा में भारत को आगे ले जाने का एक प्रयास है। और इसलिए आपके कंधों पर बड़ा दायित्व है। के टर्नर का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। साउथ अफ्रीका में गुड गवर्नेंस और लोगों के जीवन स्तर पर 2011 में उन्होंने एक रिसर्च किया और वो लिखते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू वर्किंग फॉर द पुअर, मेकिंग देम सेल्फ सफिशिएंट एंड thus helping them to participate in decision making। ऐसे अनेक कार्यक्रम, मैं उस विवरण में नहीं जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों ने शुरू किए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हॉल ब्राउन्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। कुछ कोट करना चाहूँगी उनकी पंक्तियाँ में। विदाउट स्ट्रेटजी एक्शन इज रैंडम एंड डिवॉइड ऑफ डायरेक्शन, पावर एंड एडवांटेज आर स्क्वेंडर्ड rather than deployed to good effect। भविष्य में ये सबको पता है कि टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी और युवाओं की भागीदारी तय करेगी कि देश किस दिशा में आगे जाएगा। और आपको ही तय करना है कि देश की क्षमता का पर्याप्त विकास हो पाएगा, समाज के सभी वर्गों में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना हम जागृत कर पाएंगे। आखिरी बात में, प्रधानमंत्री जी ने एक नया आदर्श हमारे सामने रखा है, विकसित भारत का संकल्प। नारी, युवा, किसान और गरीब, इन 4 अमृत स्तंभों पर यह टिका है और यही 4 उनके लिए सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि क्या क्या योजनाएं चली, आप सब लोग जानते हैं, वो समय लेना होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि पिछले 9-10 वर्षों में इस देश की राजनीतिक शब्दावली केवल नहीं बदली है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव हुआ है जिसे लोग महसूस कर रहे हैं। और मैं अंतिम
बात करना चाहता हूँ कि फ्यूचर गवर्नेंस क्या होगी। जम्मू कश्मीर में इसके लिए थोड़ी बातचीत भी और उसको लेकर के काम करने की भी कोशिश की जा रही है कुछ देश के विशेषज्ञों के साथ। वी आर नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू pathways. We are devising governance systems for the world of future, a world which will be shaped and driven by exponential technologies like artificial intelligence, machine learning, robotics, VR, AR, 3D printing, gen editing, nanotechnology, new material, etc. We are also factoring in the impact of metaverse and quantum computing, making data an even more important source of power. At the same time, we are fully cognizant of the need to think of new ways for lawmaking and regulations. Naturally, the inspiration for this comes from the vision of our Honorable Prime Minister. He visualizes the future world as one family with one future, bonded by the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, pronounced forcefully during his presidency of G20. In the G20 summit, he had also highlighted the need for adopting a human-centric approach. Earlier, in his address at the BRICS Conference 2023, he had said, and I quote, "We will need to make our respective societies future-ready, to make BRICS a future-ready organization, and technology will play an important role in this." Honorable Prime Minister has asked all ministries, state governments and UT governments, PSUs, academic institutions, etc., to prepare their individual plans for translating Vision India 2047 into a reality. Government of Jammu and Kashmir has developed a strategy for actualizing this vision by designing a new architecture and model for future-ready governance. The essence of the overarching architecture is distilled into our 4R framework comprising reimagine, redesign, reform, refresh. The first R is perhaps the most important, as it calls for completely reimagining governance to equip it for governing the world of the future. So what will the future world look like? No one knows, and it is not really possible to predict. However, we have used strategic foresight to get a broad sense of some of the key features of the plausible futures of the world. It will be a totally connected, boundaryless world in which all human beings and things will be connected to each other seamlessly. It will be a world in which people will also have a digital life apart from their physical life, with many creating their avatars of choice and spending long hours in the entirely virtual world called metaverse. Artificial intelligence will impact everything and every life, with AI and robots becoming more capable than humans at many a task and becoming an integral part of societal and governance systems. Future of work itself will change and a significant component of remote and hybrid work, with virtual and metaverse component, and a shift from long-term work to gig economy. We will require a whole range of new skills which we will impart through new systems. Bioengineering would have made most genetic diseases curable, treating aging like a disease. As ISRO chief Somnath has said, human beings will become a combination of machines and brain. Vertical farming will revolutionize the farming, while cultured meat will be largely substitute animal meat. 3D printing, AI and robotics will combine to provide households
and local areas' capability to produce most products locally, disrupting the present use of logistic chains. Everyday life will be that of comfort and abundance. Mobility will be provided by autonomous vehicles, rocket, etc., with travel from anywhere to anywhere in the world possible in a matter of 2-3 hours. In short, everyday life will be that of comfort and abundance. At the same time, as policymakers, we have to remember that the importance of devising ways for light but impactful regulation of this digital world cannot be overemphasized. Misuse of data and technologies, including artificial intelligence, etc., should not be allowed. The future-ready governance strategy of the government of J&K is being developed in this backdrop. Its 3 key elements may be summarized as its being future-driven, technology-assisted, and human-centric. In the first instance, we will develop a specific data and evidence-based granular vision, Jammu Kashmir 2030, within the framework of the larger vision of J&K 2047. We will then decide our future-driven strategies by backcasting from this vision. Innovative and effective application of exponential technologies will be next key instrument for actualization of vision J&K 2030. For this, we will develop in-house capacity rapidly, along with a band of internal experts, a world-class knowledge bank, and requisite platforms ecosystem. The human-centric element of future-ready governance will have 2 components. The first will focus on all governmental employees with a view to empower and energize them as the lead instrument of transformation. The second will focus on citizens as partners in developing our priorities and working modalities in sync with their needs and aspirations. The 3 elements will be woven together seamlessly into the innovative and resilient future-ready governance model we are designing. The details will be worked out in due course of time in consultation with key partners in the Government of India. We are also considering setting up a Center for New Age Governance, CNAG, for providing necessary knowledge inputs and capacity building support. It will focus on making today's governance effective, articulating a preferred future vision for governance, and developing a roadmap for moving from today's governance to this preferred system of governance in the future, using exponential technologies and organizations. It will be our internationally networked apex capacity building institution for future-ready governance. I have shared with you a brief outline of the model we have developed. It is admittedly still a work in progress because we are creating new pathways and designing something very different from the existing systems anywhere in the world. We have therefore initiated pilot projects for some key aspects of governance. For example, Jammu District Administration and IIT Jammu are working together on use of exponential technologies for making district governance processes far more automated and efficient, which will also bring increased transparency and integrity. We are looking at taking up a couple of our universities for being developed as universities of future. A number of other similar pilot projects are in the pipeline. The most important feature that we intend to build in our model is that it should be flexible, resilient, and capable of adapting to the inevitable disruptions caused by exponential technologies and other key drivers of change. It will also be sensitive to the changing needs and aspirations of the people. In short, we intend to provide a fluid structure so that it can keep on evolving as new opportunities and challenges arise. तो मोटे तौर पर तीनों खंडों में आगे की गवर्नेंस क्या होगी मैंने
जो बात है वो आपके सामने रखी है। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का विशेष रूप से, और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी मुझे लगता होनी चाहिए। समावेशी विकास ही राष्ट्र की शक्ति है। संपूर्ण समाज का मुख्य धारा में प्रवेश ही गुड गवर्नेंस का उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए बापू ने भी कहा था कि स्वराज्य का अर्थ यही है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को भी सबसे मजबूत व्यक्ति के समान ही अवसर मिले। गांधी जी का यह आदर्श हम सबके लिए महान दायित्व है, जिसे हम सब मिल करके जिम्मेदारी से निभाएं। यही बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।